हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो हम सबको पता है कि 3 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट चैप्टर हमारा है। सेकेंड चैप्टर आ जाएगा हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया एंड थर्ड चैप्टर आ जाएगा हमारा, वो क्या है, प्रिंट कल्चर से रिलेटेड, राइट। तो आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि अभी जो हमारे चैनल पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही करने हैं और वही मैं आपको करवा रही हूँ। आपको वही जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो हम सबको पता है क्लास 10th का जो एग्जाम है वो 7 मार्च को है, 10th का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बताना है आपने, जो कहाँ पे हुआ था। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द पीपल ऑफ यूरोप। फ्रेंच के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था और उसका इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप के लोगों के ऊपर। तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था वो हम जानेंगे। और आपने ये क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू योर 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने लिखना है, राइट। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। एक बहुत ही इजी जो है चीज़ है इसकी जो डेट को याद करने का, 789, राइट। 789 जो है वो हमारा जैसे कि सिंपल काउंटिंग और आगे हमने क्या करना है, 1 लगाना है, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 के बीच में। और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे जो है यूरोप के ऊपर, इम्पैक्ट ऑन यूरोप। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो आपके नंबर जो है वो ज़्यादा जो है आप गेन कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या करना है, इसकी हेडिंग बनानी है और उसके बाद हमने उसके हेडिंग के बारे में लिखना है, राइट। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, या फर्स्ट हम पॉइंट्स कह सकते हैं हमारा, राइज ऑफ नेपोलियन एंड इट्स इम्पैक्ट। किस तरीके से नेपोलियन जो है वो उभर कर आया एंड और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। तो द कंडीशन क्रिएटेड बाय द रेवोल्यूशन पेव्ड अ वे फॉर द नेपोलियन। मतलब जो कंडीशन थी, ठीक है, किसकी कंडीशन थी, रेवोल्यूशन की। उसने नेपोलियन को के लिए एक नया रास्ता था वो, ठीक है, पेव्ड अ वे मतलब एक नई राह दिखाई थी। क्या, क्योंकि जो नेपोलियन था उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। वो कौन कौन से स्टेप थे, हु टुक सेवरल स्टेप्स टू रिफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ यूरोप। तो उसने जो इकोनॉमी थी यूरोप की उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए थे, राइट। तो वो कौन कौन से स्टेप थे, तो उन्होंने कहा यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि जो लॉ था वो जो था, ठीक है, तो वो सबके लिए यूनिफॉर्म था। यानी कि चाहे उसमें क्लर्जी हो, चाहे उसमें मोनार्की सिस्टम हो, चाहे उसके अंदर आम लोग हो और आम जो है पीपल्स हो, वो सबके लिए एक सेम लॉ था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, ठीक है, स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज में जो वेट था उसका मतलब क्या था कि पूरे ओवरऑल यूरोप के अंदर क्या होगा, एक जो स्टैंडर्डाइज जो उन्होंने वेट बना दिया था कि अगर कोई चीज जो है एक जगह के 1 kg है तो सेकंड जगह पे भी अगर 1 kg के अंदर अगर मान लो कि 4 एप्पल आते हैं तो दूसरी जगह पे भी वो इतना ही वेट होगा। पहले यूरोप में क्या होता था, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो है वो वेट और मेजर वो अलग अलग होता था। ओके, तो ये काम किसने किया था, नेपोलियन ने। क्योंकि नेपोलियन क्या था, एक ना हीरो की तरह उभर कर आया था। कहाँ पे जो है वो आया था हमारा फ्रेंच के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर। ओके, तो इसके बाद है कॉमन नेशनल करेंसी। और उसने क्या किया, कॉमन नेशनल करेंसी। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर आज जो है हमारी जो नेशनल करेंसी है वो क्या है, नेशनल करेंसी जो हमारी वो कौन सी है, रुपीज है, राइट। तो इसी तरीके से जो नेपोलियन था उसने पूरे ओवरऑल यूरोप के अंदर एक कॉमन करेंसी लेके आया।
सेकेंड इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लिबरलाइजेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के लिए उदारता, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe, यानी कि जो यूरोप के पीपल्स है, यूरोप के जो लोग हैं उनको लिबरेट करे इन ऑर्डर हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। इससे क्या होगा कि जो इन ऑर्डर टू हेल्प अदर पीपल्स, कि जो दूसरे लोग हैं यूरोप के, टू बिकम नेशन, वो क्या बना सके, एक नेशन यानी कि एक राष्ट्र बना सके, राइट। तो थर्ड इम्पैक्ट क्या पड़ा, फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब। तो वहां पे एक जैकोबिन क्लब की फॉर्मेशन हुई। किसका इम्पैक्ट बता रही हूं मैं, इम्पैक्ट ऑन यूरोप, ठीक है, यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े, जो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका यूरोप के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़े वो हम पढ़ रहे हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब, when the news of the revolution reached the different city of the Europe, यानी कि जब उनको पता, अच्छा चलो फ्रांस के अंदर लड़ाई हो रही है, तो ये बात जो है जो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के पास पहुंची वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सीटिंग अप जैकोबिन क्लब। तो वो कहाँ पे इकट्ठे हो गए, जैकोबिन क्लब में। तो देयर एक्टिविटीज प्रिपेयर द way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1719। देखिएगा जो डेट है हमारी वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो हमारे 20 मार्क्स के आने वाले हैं इस जो है एसएसटी की जो हमारा एग्जाम है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जब अलग अलग सिटीज के अंदर, यूरोप की सिटीज के अंदर ये खबर फैली कि जो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे और जो दूसरे एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने एक जैकोबिन क्लब बनाई, ओके। तो उनका काम क्या था उनका इसमें, तो देयर एक्टिविटीज प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, किसके लिए की गई थी, वो फ्रेंच आर्मी के लिए, कि जो कहाँ कहाँ पहुंच गई थी, कहाँ कहाँ, हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर और इटली के अंदर। कब की बात है ये, 1790 की, 1719, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर तो शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1719 के अंदर जो फ्रेंच की आर्मीज थी वो इन डिफरेंट जो है वो कंट्री में फैल गई थी, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो है हमारा एग्जाम के वे से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपने करना है।